नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक उस समस्या की जो शायद हमारी खुद की क्रिएट की हुई है, और वो समस्या है किराए पर किसी को भी अपना मकान, दुकान या अपनी जगह ना देने की। इसके पीछे एक बहुत खास वजह ये है कि हमें मन में ये धारणा है हमारी कि शायद अगर हमने ये मकान दिया तो ये मकान किराएदार जो है वो हमारा दबा लेगा और इसको खाली कराना नामुमकिन हो जाएगा। सिर्फ इस एक वजह से लोग किराए पर मकान देने में डरते हैं। आज हम एनालाइज करते हैं कि क्या सचमुच में मकान खाली कराना इतना ही मुश्किल है। अगर मकान खाली कराने में किसी को दिक्कतें आती हैं तो वो किस वजह से आती हैं। क्या वो हमारी खुद की कमियों की वजह से आती हैं या हमारे कागजों की कमियों की वजह से ऐसी दिक्कतें हैं। तो हमारा मेन आज का फोकस है कि किराएदारी क्रिएट करते टाइम में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किराएदारी कितनी तरह की होती है और हर एक तरह की किराएदारी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और उसमें क्या क्या हमारे को नुकसान हो सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हम किराएदारी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कितनी तरह की किराएदारी होती है और उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। किराएदारी जनरली दो तरह की होती है। आप ओरल किराएदारी भी कर सकते हो जिसमें कि कोई एग्रीमेंट नहीं होता, सिर्फ दो पार्टियों के बीच में एक समझौता हुआ और उसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। दूसरी किराएदारी में एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसको कि दोनों पार्टियां, लैंडलॉर्ड और टेनेंट, एग्जीक्यूट करते हैं। लैंडलॉर्ड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसी तरह से किराएदार भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। और किराएदारी या तो रिहायशी होती है, रेजिडेंशियल, या फिर इंडस्ट्रियल हो सकती है और कमर्शियल हो सकती है। तो किसी भी तरह की किराएदारी को एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिकली यही दो तरीके हैं। फर्स्ट इज ओरल और दूसरा जो है बाय रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट भी हम लोग दो तरह से करते हैं। एक रिटन एग्रीमेंट होता है रेंट नोट और दूसरा जो कि ज्यादा पॉपुलर है उसका नाम है रेंट एग्रीमेंट या लीज डीड या रेंट डीड जिसको हम कहते हैं। दोनों में बेसिकली फर्क ये है कि रेंट नोट इट इज एग्जीक्यूटेड बाय अ टेनेंट इन फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड, जो कि किराएदार अपने लैंडलॉर्ड की फेवर में करता है। ये यूनिलेटरल डॉक्यूमेंट होता है। दूसरा डॉक्यूमेंट रेंट डीड, लीज डीड, रेंट एग्रीमेंट, ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट उस पे दोनों के साइन होते हैं और एक ये बाइलेटरल डॉक्यूमेंट होता है। अगर हम बात करें ओरल टेनेंसी की, ओरल किराएदारी की, तो इसका सिर्फ एक ही फायदा है और वो ये है कि ये सबसे सिंपल है। आपके पास एक किराएदार आया जिसने कि आपकी जगह को किराए पर लेने की इच्छा दी। आपने उससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे, कुछ उससे उसके बारे में उसका कोई राशन कार्ड या आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपने ली और उसको बिना किसी और लिखत पढ़त के आपने उसको अपना घर या दुकान किराए पर दे दी। एक किराया जो है वो किराए का अमाउंट भी तय हो जाता है। सिर्फ इस एक सुविधा के अलावा इस ओरल टेनेंसी में और कोई भी सुविधा नहीं है। ओरल टेनेंसी क्रिएट करने के नुकसान ज्यादा है, फायदा सिर्फ एक है। अगर बात करें ओरल टेनेंसी के नुकसान की, तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर किराएदारी की, इस तरह की किराएदारी में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कोर्ट में आप कोई भी किराएदारी की शर्त साबित नहीं कर पाएंगे। किराएदारी की शर्त में है किराएदार कौन है, क्या जगह किराए पर दी है, कितनी जगह किराए पर दी थी, कितने किराए पर दी थी, कितने पीरियड के लिए दी थी, किराए में क्या क्या इंक्लूड था, क्या मेंटेनेंस वगैरह वो सब चीजें किराएदार ने पे करनी थी, क्या फिक्सचर एंड फिटिंग्स दिए गए थे, अगर दिए गए थे तो वो कौन कौन से थे, जब मकान किराए पर या दुकान किराए पर दी गई उस टाइम में उस दुकान की क्या कंडीशन थी, और अगर किराएदारी खत्म करनी है तो उस किराएदारी को खत्म करने की क्या क्या शर्तें होंगी किराएदारी खत्म करने से पहले। ये सब बातें आप ओरल टेनेंसी के टाइम में कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाएंगे। रेंट डीड और रेंट नोट में जो बेसिक फर्क है वो ये है कि रेंट नोट एक यूनिलेटरल डॉक्यूमेंट है जो किराएदार अपने मकान मालिक की या दुकान मालिक की फेवर में करता है और उसके ऊपर किराएदार की और दो विटनेसेस के साइन होते हैं। ये डॉक्यूमेंट अगर 11 महीने से कम का है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये एक
11 महीने से ज्यादा का है, 1 साल या उससे ज्यादा का, तो इसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। और जो रेंट एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट एक बाइलेटरल डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे मकान मालिकों के जो भी वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर वो एक सिंगल लैंडलॉर्ड कर रहा है तो सिंगल लैंडलॉर्ड के और किराएदारों के, इनके बीच का एक समझौता है जिसको हम रेंट एग्रीमेंट कहते हैं। इसमें इन सबके साइन होते हैं। रेंट एग्रीमेंट या लीज डीड वो किसी भी पीरियड का हो, चाहे वो 11 महीने से कम हो या 11 महीने से ज्यादा का हो, इसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। कुछ लोग इस डॉक्यूमेंट को नोटराइज भी करवा लेते हैं, बट नोटराइज कराने के और रजिस्ट्रेशन कराने के अपने अपने फायदे और नुकसान है। जहां तक बात करें फायदे की, तो नोटराइज डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना ज्यादा आसान है और कम खर्चीला है। सिर्फ इस एक वजह से लोग डॉक्यूमेंट को नोटराइज करा लेते हैं। बट मेरी राय में आप हमेशा अपने रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड जरूर करवाएं, क्योंकि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी कोर्ट में ज्यादा है। रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट कोर्ट में लीगली एडमिसिबल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की कोर्ट में कोई भी अहमियत नहीं है। वो कुछ चीजों के लिए वो पढ़ा जा सकता है, जिसको हम अगर कानूनी भाषा में कहें तो वो कोलेटरल टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रूव करने के लिए आपके सहायक हो। बात करें रेंट एग्रीमेंट को बनवाने के फायदों की, तो रेंट एग्रीमेंट को बनवाने के हमेशा फायदा रहता है। बिकॉज सबसे बड़ा फायदा तो इसमें यह है कि आपका लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप वो एस्टेब्लिश हो जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी आपने किराए पर दी है या ली है, कितने रुपए किराए पर लिए है आपने, और उस किराए को आपने पेमेंट कैसे करना है। उसको मंथली पेमेंट करना है, बाय मंथली करना है, साल में 1 बार करना है, साल में 2 बार करना है या 4 बार करना है। तो ये सब बातें उसमें लिखी हुई होती हैं। कौन कौन सी एमिनिटीज, फिक्सचर्स आपको दिए हुए हैं, कोई फर्नीचर आपको दिया हुआ है कि नहीं दिया, वो सब चीजें उसमें लिखी होती हैं। किराएदारी अगर टर्मिनेट करनी है तो किराएदारी को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, उसकी क्या क्या शर्तें हैं, वो सारी रेंट एग्रीमेंट में होती हैं। और एक रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होने की वजह से ये दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग भी होता है। इसके अलावा किराएदार के लिए ये फायदा है इसमें एडिशनल कि ये किराएदार इस डॉक्यूमेंट को एज अ रेजिडेंशियल प्रूफ इस्तेमाल कर सकता है। वो इस पे लोन ले सकता है, गैस कनेक्शन ले सकता है, इनकम, इस किराएदार को किराएदारी नामे को दिखा के उसको इनकम टैक्स में बेनिफिट्स भी होते हैं। तो लिहाजा किराएदारी नामा आप जरूर एग्जीक्यूट करें। एक रेंट एग्रीमेंट किराएदार और मकान मालिक दोनों के लिए ही फायदे में रहता है। जहां तक किराएदार को प्रॉपर्टी में से निकालने की बात है, तो उसमें किराएदारी नामा आपका रेंट एग्रीमेंट है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दिक्कत आएगी तो वो दोनों में सेम आएगी। तो इसलिए आप इस वजह से कि मुझे इसको निकालने में कोई दिक्कत आएगी, तो आप उस वजह से किराएदारी नामा अगर आप एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो वो आप गलत करते हैं। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप जो है किराएदार को उसका सामान वामान ट्रक में भरो और रातों रात उसका सामान गायब करवा दो। आपको किराएदार को निकालने के लिए कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। जब आप कोर्ट में जाओगे तो आपके सहारे के लिए रेंट एग्रीमेंट आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। तो इसलिए आप हमेशा किराएदारी नामा जो है एग्जीक्यूट करें। जो मेन रीजन है किराएदारी एग्जीक्यूट ना करने का, रेंट एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट ना करने का, वो लैक ऑफ लीगल नॉलेज की वजह से है, जिससे कि मकान मालिक ये सोचता है कि मेरे को किराएदारी का एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए नुकसान में है। किराएदार जो है वो इसमें मेरी प्रॉपर्टी पे कहीं कब्जा ना कर ले, वो इसका मालिक ना बन जाए। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, वंस अ टेनेंट ऑलवेज अ टेनेंट। किराएदार चाहे वो 10 साल आपके मकान में रहा हो, चाहे वो 100 साल तक रहे, वो हमेशा किराएदार ही रहेगा। इन सब बातों से हमने ये आज समझा कि किराएदारी एग्रीमेंट करना ज्यादा बेनिफिशियल है, उसके नुकसान कुछ नहीं है। अगर कोई नुकसान है तो वो सिर्फ हमारे को लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमें लगता है हमें नुकसान है, नहीं तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। हम आशा करते हैं हमारी बताई हुई जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी और आपको किराएदारी के टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।